मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, अपन ने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें जो बेसिक हार्मोन्स वगैरह, ग्लैंड्स वगैरह उनके बारे में बात की। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन ने हाइपोथैलेमस के बारे में बात की और लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में, उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ग्लैंड है, ज़्यादा बड़ी ग्लैंड नहीं है, पीनियल ग्लैंड, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। पीनियल ग्लैंड के बारे में, जो अपनी सेकंड ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड सबसे आज अपन बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले अपन इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। जो पीनियल ग्लैंड है उसकी एनाटॉमी के बारे में अपन बात करते हैं। ये जो पीनियल ग्लैंड है उसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है पीनियल ग्लैंड की? इसकी लोकेशन होती है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और थर्ड वेंट्रिकल है उसके बीच में। मतलब अपन बोल सकते हैं बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड थर्ड वेंट्रिकल। तो इसकी जो लोकेशन होती है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में होती है। ये अपना जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन है मान लो अपना, ये ब्रेन है अपना मान लो। ये क्या है? राइट, अपना जो ब्रेन है उसको दो हेमिस्फीयर में बांट दिया जाता है। एक होता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं। इन थर्ड वेंट्रिकल से क्या सीएसएफ रन करता है, यहाँ से होकर गुजरता है, थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है। तो अपना ब्रेन होता है उसको कॉर्पस कैलोसम दो भागों में बांटता है, दो हेमिस्फीयर में बांटता है, उसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। और जगह जो बांट रहे हैं उसको कॉर्पस कैलोसम, सी शेप की स्ट्रक्चर होती है, ये वाइट मैटर की बनी हुई होती है। ठीक है, तो अपना जो ब्रेन है उसको दो हेमिस्फीयर में बांट दिया गया। वैसे अपन ब्रेन का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस। ब्रेन के दो भाग थे, अपन ने पढ़ा था, एक तो था सीएनएस, एक था पीएनएस। अगर बात की जाए तो सीएनएस की, तो सीएनएस जो मेनली कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स, और इसमें अपन ने क्या पढ़ा था सीएनएस के अंदर? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस मेनली कंसिस्ट ऑफ नर्व है। पीएनएस नर्व का बना हुआ होता है और उसके अंदर जो नर्व होती है वो नर्व के आधार पर इसको दो भागों में बांटा है। एक था सोमेटिक, एक था ऑटोनोमिक। एक था सोमेटिक नर्व सिस्टम, एक था ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। सोमेटिक में जो एफरेंट और इफरेंट नर्व आती है, एफरेंट जो लाने वाली, इफरेंट जो ले जाने वाली। और ऑटोनोमिक के अंदर क्या आता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे कि इसमें जो नर्व होती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो क्रेनियल नर्व होती है जो 31 पेयर्स होती है, क्रेनियल नर्व जो 12 पेयर्स होती है, एक स्पाइनल नर्व जो 31 पेयर्स होती है। तो सीएनएस मेनली कंसिस्ट ऑफ नर्व है। सीएनएस सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का बना होता है। सोमेटिक में एफरेंट और इफरेंट नर्व आती है। ये क्या करता है? पीएनएस जो अपनी जो बॉडी ऑर्गन से या बॉडी सेल से वहाँ से मैसेज लेता है, उठा के वहाँ तक पीएनएस पहुँचाता है, सीएनएस तक। सीएनएस वापस इसको डिलीवर करता है पीएनएस को, और पीएनएस वापस करता है बॉडी ऑर्गन्स को। तो मेन काम होता है इसका पीएनएस का, जो मैसेज मतलब इम्पल्सेज लाता है स्किन या बॉडी ऑर्गन से, कहीं से भी अपनी बॉडी के कहीं भी पार्ट से लाता है और वो पहुंचाता है इसको सीएनएस तक। सीएनएस वापस इसको क्या करता है? रीमेसेज करता है या वापस डिलीवर करता है, तो वो वापस पीएनएस के पास आती है और पीएनएस वापस बॉडी ऑर्गन को देता है। तो अपन ने पढ़ा था कि एनाटॉमिकली जो ब्रेन होता है उसको दो हेमिस्फीयर में बांटा,
राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, और वैसे अपन ने बात की कि ब्रेन कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में इसकी लोकेशन होती है। अगर बात की जाए इसके वेट की, अगर अपन वेट की बात करें तो वेट में माइनर डिफरेंस होता है। ये जो वेट होता है इसमें माइनर डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के अंदर, ए लिटिल डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के अंदर। अगर मेल की बात करें अपन तो मेल के अंदर कितना होता है 17.3 mg, और फीमेल के अंदर होता है 17.2 mg। ए लिटिल और न के बराबर इनमें डिफरेंस होता है वेट के अंदर। तो ये क्या है, अपनी जो पीनियल ग्लैंड है उसका वेट है, पीनियल ग्लैंड का ये वेट होता है। और अगर अपन बात करें पीनियल ग्लैंड की, अगर लेंथ की बात करें, लेंथ होती है इसकी 10 mm, 10 mm इसकी होती है लेंथ। और अगर इसकी कलर की बात की जाए, कलर की बात करी जाए तो कलर होता है इसका रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। अब देखो बात करें अपन बात करें पीनियल ग्लैंड के बारे में। काफ़ी छोटी ग्लैंड होती है जिसका वेट 17.2 फीमेल में और 17.3 mg मेल में होता है। कलर होता है इसका रेडिश ब्राउन, सेम एज ऐसा ही कलर किसका होता है किडनी का। किडनी का कलर कैसा होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है। इसके अलावा इसकी लेंथ होती है 10 mm। इसके अलावा अगर बात करी जाए इसके शेप की अगर बात करें किसकी पीनियल ग्लैंड की, तो पीनियल का शेप होता है पिन कॉन शेप, पिन कॉन शेप होता है, पिन कॉन शेप। ये कॉन शेप अगर बात करें तो कॉन शेप अपने मेनली हार्ट का होता है। कौन से ऑर्गन इसके हार्ट के अलावा होता है अपना लंग्स। कौन शेप के होते हैं जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उसके लोब। थायराइड ग्लैंड तो स्पेरिकल या बटरफ्लाई शेप की होती है, जबकि थायराइड ग्लैंड के लोब भी कौन शेप के होते हैं, अपना हार्ट भी कौन शेप का होता है और अपना लंग भी कौन शेप का होता है। और पीनियल ग्लैंड होती है पिन कॉन शेप, पिन कॉन शेप। तो अपन ने बात कर ली इसकी नॉर्मल जो एनाटॉमी है उसके बारे में। अब अपन बात करते हैं ये जो अपनी पीनियल ग्लैंड है उसके अनोदर नेम। अगर अनोदर नेम की बात करें तो पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है थर्ड आई। थर्ड आई नॉर्मली अपनी दो आँखें हैं, लेकिन ये तीसरी आँख का काम करती है क्योंकि ये बॉडी की जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है उसको मेंटेन रखने का काम करती है। ये क्या करती है थर्ड आई के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है अपन बताएंगे अभी। इसके अलावा इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट ऑर्गन है, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि ग्लैंड्स आर ऑर्गन। इसके अलावा ये क्या है स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड में स्मॉलेस्ट ग्लैंड यही है। तो अपन ने बात की कि पीनियल ग्लैंड जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड जो स्मॉलेस्ट ऑर्गन है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं और थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है सर्काडियम जो रिदम होती है, सर्काडियम जो रिदम होता है उसको मेंटेन करता है। ये जो सर्काडियम रिदम होता है इसको मेंटेन करती है कौन? पीनियल ग्लैंड। और ये सर्काडियम रिदम क्या होता है? ये सर्काडियम रिदम क्या होता है? ये सर्काडियम रिदम होता है दरअसल जो अपना स्लीप अवेकनेस साइकिल, स्लीप अवेकनेस साइकिल होता है जो 24 आवर्स का होता है। स्लीप अवेकनेस साइकिल को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। जो अपना पीनियल ग्लैंड है ये सर्काडियम रिदम को मेंटेन करता है।
अर्थात स्लीप अवेकनेस जो साइकिल होता है उसको मेंटेन करता है। इसीलिए इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी की नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल जो अवेकनेस और स्लीपलीनेस है उसको मेंटेन रखना है। ये क्या करता है, स्लीपलीनेस को प्रमोट करता है। अब अपन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी के बारे में। एनाटॉमी अपनी हो चुकी है पीनियल ग्लैंड की। तो अपन ने बात किया कि ये पीनियल ग्लैंड क्या करती है, सर्काडियम रिदम को मेंटेन करती है। सर्काडियम रिदम, सर्काडियम रिदम को कैसे मेंटेन किया कि ये क्या करिए, सर्काडियम रिदम का जो मतलब होता है वो क्या है, पहले बात करते हैं। ये होता है जो बायोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको मेंटेन रखना, मतलब ये स्लीप अवेकनेस जो साइकिल होता है उसको मेंटेन रखती है। ये क्या करती है, जो स्लीप अवेकनेस साइकिल होती है इसको क्या करती है, मेंटेन रखती है। इसको क्या करती है, ये मेंटेन रखती है। अब ये जो स्लीप अवेकनेस साइकिल है मेंटेन कैसे रखता है, क्योंकि ये जो पीनियल ग्लैंड होती है एक हार्मोन रिलीज करती है, एक हार्मोन इसके द्वारा रिलीज होता है। वो हार्मोन कौन सा है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन। एक था मेलेनिन जो कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल, उसको रिलीज़ करवा रही थी। कहाँ से रिलीज़ करवाती, जो अपनी स्किन है, स्किन के ऊपर जो ऊपर वाली जो हाइपोडर्मिस है उसके अंदर स्टार्टम कॉर्नियम थी, उसमें अपनी मेलेनोसाइट सेल्स पाई जाती है, उनसे रिलीज़ करवाती थी। वो स्किन पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था। अब अपन बात करते हैं मेलेटोनिन की। ये मेलेटोनिन ही है जो स्लीप अवेकनेस साइकिल को मेंटेन रखता है, तभी इसको सर्काडियम रिदम मेंटेन करती है। ये इसको बायोलॉजिकल क्लॉक या थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक चिल्ड्रन में ही इस ग्लैंड को बोला जाता है। ह्यूमन जो एडल्ट होता है उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये जो 7 साल या 7 to 8 ईयर्स होता है तब इस ग्लैंड का क्या हो जाता है, एट्रोपी हो जाता है। एट्रोपी का मतलब है सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, सेल की साइज छोटी हो जाएगी, न कि इसमें जैसे सेल की संख्या या सेल के जो नंबर है वो कम नहीं होंगे, या फिर सिर्फ इसमें क्या होगा, सेल की साइज़ छोटी होगी। जैसे अपन पढ़ते थे हाइपरट्रोपी मतलब सेल की साइज़ बढ़ना, एट्रोपी का मतलब सेल की साइज़ का घटना। सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सेल संकुचित हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है 7 से 8 साल बाद में। तब 7 से 8 साल तक के बच्चे होते हैं इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। एडल्ट में बायोलॉजिकल क्लॉक हाइपोथैलेमस होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, स्लीपलीनेस को प्रमोट करता है। ये स्लीपलीनेस प्रमोट करता है, ये नींद को बढ़ाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, नींद को बढ़ाता है। इसके अलावा क्या होता है, ये क्या करता है, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं ह्यूमन के जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो मैच्योरेशन है उसको प्यूबर्टी तक करते क्या करता है, इनिबिट कर देता है। ये रिप्रोडक्शन फंक्शन होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनिबिट करता है। ये इनहिबिट ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो ग्रोथ होती है उसको क्या कर देता है, ये इनिबिट कर देता है टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक क्या करता है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ग्रोथ को इनिबिट कर देता है, या फिर ये क्या करता है, इनके द्वारा जो रिलीज़ होने वाले जो हार्मोन है उसके इनिबिट कर देता है रिलीज़ को। किस वजह से कर रहा है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ को, या रिप्रोडक्टिव जो सिम्टम्स दिखाई देने चाहिए थे, या रिप्रोडक्टिव जो मैच्योरेशन होना चाहिए एडल्ट जैसा, वैसा किस लिए नहीं होता, क्योंकि ये इनिबिट करती है प्रोडक्शन ऑफ, ये प्रोडक्शन कर देती है LH और FSH। अपन ने पढ़ा था ना, एक तो क्या कर रहा है ग्राफिन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन, एक क्या कर रहा है
और एस्ट्रोजन रिलीज करा था ग्राफिन पेलिकल का मैच्योरर, इधर प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है और ओवुलेशन हो रहा था कार्पस ल्यूटियम से। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था, इधर स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल के अंदर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था, फीमेल के अंदर यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन और एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था। और फिर यहाँ पे एलएच में क्या हो रहा था, एलएच क्या काम कर रहा था, जो लीडिंग सेल है उनको स्टिमुलेट कर रहा था टेस्टोस्टेरोन के लिए, या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं उसको। इसके अलावा ये ओवुलेशन करता है और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज करा रहा था। तो ये क्या करता है, जो इनका एलएच और एफएसएच था उसके प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, घटा रहा है। एलएच और एफएसएच के प्रोडक्शन को ये घटाता है, और जब एलएच और एफएसएच का प्रोडक्शन घटेगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज लिबिडो। लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिज़ायर, लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिज़ायर। तो मतलब ये क्या करता है, सेक्सुअल डिज़ायर को घटाने का काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, इन हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं होने देता। अब देखो एक्चुअल या तो ये प्रोडक्शन को कम करता है या फिर ये इसके सिंथेसिस को कम करता है, या तो इसके प्रोडक्शन मतलब उत्पादन या मेकिंग को कम करता है, या सिंथेसिस को कम करता है। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर एक जो मिश्रित कंपाउंड होता है उसको बनाने का काम, ठीक है। और मेकिंग का ओनली मतलब होता है प्रोडक्शन। तो ये काम करता है। इस वजह से क्या होता है, जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो बच्चों के अंदर अपीयर नहीं होती प्यूबर्टी तक। रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन उनको इनहिबिट करता है, लिबिडो कोज करता है। अब जो ये हार्मोन है इसके अंदर फ्लक्चुएशन हो सकता है। इससे जो 24 आवर्स का जो हार्मोनल लेवल होता है मेलेटोनिन का, 24 आवर्स होता है जो हार्मोनल लेवल होता है मेलेटोनिन का, ये फ्लक्चुएट कर सकता है। ये क्या कर सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है। फ्लक्चुएशन का मतलब कम, जैसे यहाँ पे आ गया कम हो गया, फिर ऐसे आ गया बराबर, फिर ज़्यादा हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो कम ज़्यादा कैसे होता है, ये क्या करता है, जैसे मिड नाइट होती है तब क्या होता है, इसका रिलीज ज़्यादा होता है। तो मिड नाइट को जो ये क्या करता है, स्लीपलीनेस को मेंटेन करता है या प्रमोट करता है। तो मिड नाइट को रात ज़्यादा आती है वो इस वजह से। और डे लाइट में क्या करता है, डे लाइट में इसका प्रोडक्शन कम होता है, तो इस हार्मोन का लेवल होता है वो डे लाइट में कम होता है, इसलिए दिन में नींद कम आती है, ठीक है। और रात के समय इस हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है और दिन के समय इस हार्मोन का लेवल कम होता है, इसलिए इसके हार्मोन का जो 24 घंटे का जो लेवल होता है इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये क्या करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। ये मेलेटोनिन होता है, ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। ये ब्रेन के जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाता है, BBB को क्रॉस कर जाता है। बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं है ये है BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसका नॉर्मल काम क्या होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं या जो केमिकल्स होते हैं उनको ब्रेन के अंदर एंट्री से बचाना, मतलब ब्रेन को हार्म से बचाना। लेकिन ये क्या करता है, मेलेटोनिन इसको क्रॉस कर जाता है और ब्रेन को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो मेलेटोनिन का काम क्या था, एक था सप्रेस्ड लिबिडो। इसके अलावा इसका काम क्या है, स्लीप जो साइकिल है, स्लीपनेस साइकिल है उसको मेंटेन करना, स्लीप अवेकनेस साइकिल को। इसके अलावा सर्काडियम रिदम बोला था आपने कि सर्काडियम रिदम को ये मेंटेन करता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो ये था मेलेटोनिन ग्लैंड थी, तो इसके बारे में अपन ने बात कर ली पूरी। एक इसमें जो अपन ने सर्काडियम रिदम की बात की कि ये सर्काडियम रिदम को मेंटेन करती है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और सर्काडियम रिदम क्या था, सर्काडियम रिदम था स्लीप जो अवेकनेस साइकिल है उसको क्या करना, मेंटेन करना, ठीक था। एक इसका नाम था द थर्ड आई, द थर्ड आई, द थर्ड आई अर्थात तीसरी आँख। जैसे ही हम तीसरी आँख के बारे में जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर सामने आती है, वो है भगवान शिव की, कि थर्ड आई जैसे नाम लेते हैं तो भगवान शिव याद आते हैं कि हाँ भगवान शिव के एक थर्ड आई है। और जब भी वो ओपन होती है वो तीसरी आँख, तो क्या होता है, सारे संसार में त्राहीमाम हो जाता है, चारों तरफ त्रास दी आ जाती है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उससे रिलीज़ होती है, ठीक है। अब ह्यूमन के अंदर पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का एक कारण ये है कि ये जो पीनियल ग्लैंड है इसको अगर आगे से देखा जाए तो ये जस्ट बिटवीन होती है, बिल्कुल जो
हमारी लेफ्ट और राइट आई होती है, मतलब दाईं और बाईं आँख होती है, उसके बिल्कुल बीच में होती है ये पीनियल ग्लैंड। एक चावल के दाने के समान एक ग्लैंड होती है जो बिल्कुल सामने से देखने पे मिलेगी आपको राइट और लेफ्ट आई के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती है। ये इसके पीछे कुछ पौराणिक कारण है। लोग कहते हैं कि महिलाएं बिंदी यहाँ पे इसलिए लगाती है क्योंकि ये अपने जो मन है, पीनियल ग्लैंड को, हाँ यहाँ तक कि जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मानना है कि पीनियल ग्लैंड एग्जैक्ट में मन होता है। इंसान का जो मन है उस पर काबू पाना मतलब पीनियल ग्लैंड पे काबू पाना। तो वहाँ पे टिक्की इसलिए लगाती है ताकि अपने जो मन को कंट्रोल कर सके, अपने विचारों को कंट्रोल कर सके और अपनी भावनाओं पे काबू रख सके। तो थर्ड आई बोलने का कारण ये है कि बिल्कुल सेंटर में होती है, राइट और लेफ्ट आई के बीच में, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। कुछ आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ इसके ऊपर मिलेंगे कि पीनियल ग्लैंड द थर्ड आई, हाउ टू एक्टिवेट द पीनियल ग्लैंड, हाउ टू एक्टिवेट द थर्ड आई। क्योंकि ये पीनियल ग्लैंड क्या करती है, अपने जो रात को जो सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, उन ड्रीम्स को यही कंट्रोल करती है। मतलब कौन सा सपना आना है ये पीनियल ग्लैंड पे निर्भर करता है। और जब ये एक्टिव हो गई तो क्या हो जाएगा, जब पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी तो क्या होगा, इसका कनेक्शन किससे हो जाएगा, जो ओस्मिक जो पावर है उससे हो जाएगा। मतलब कि जो ब्रह्मांड ये शक्ति है उससे क्या हो जाएगा, इसका कनेक्शन हो जाएगा। और फिर मनुष्य वही सोचेगा जो उसको सोचना है, जिसके बारे में वो चाहता है कि मैं इसके बारे में जानूं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा बैठा चाहूँ कि मैं अमेरिका में क्या हो रहा है वो सब देख सकूं, तो ये क्या है, वो सोचना है, वो सोच में सब पता चल जाएगा उसको। ये उसके काबू में कब आता है, जब वो थर्ड आई उसके कंट्रोल में होती है। तो वो वही सोचेगा जो उसको सोचना है, वो वही करेगा जो उसने वो सोचा, जो वो करना चाहता है। तो ये सब थर्ड आई का पावर है, लेकिन इसको एक्टिवेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जब कभी भी अपन योग करते हैं, योग मुद्रा में रहते हैं, तो अपने को जैसे अपन आंख बंद करते हैं तो अपन को लगता है कि यहाँ से कुछ एनर्जी जा रही है। अपन जैसे ओम का उच्चारण भी करते हैं तो क्या होता है, अपन को लगता है कि यहाँ से कुछ एनर्जी अपने अंदर जा रही है, और ऐसे लगता है कि कुछ मतलब है अपन को, जैसे अपन बोलते हैं ना हिप्नोसिस करते हैं, तो तभी भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ से कुछ जा रहा है अंदर। तो ये थर्ड आई का ही है सब कुछ खेल। यहाँ से अपन को लगता है योग करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं, तो किसी को हिप्नोसिस करते हैं तो कि यहाँ से कुछ गुजर रहा है, अंदर कुछ जा रहा है। यहीं पे अपन को सब चीज़ों का बोध होता है, यहीं पे अपना ध्यान केंद्र होता है, सेंट्रल पॉइंट यही होता है। तो ये सब थर्ड आई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें इसके पीनियल ग्लैंड की वजह से ऐसा है। लेकिन इसको एक्टिव कभी देखा नहीं गया, और एक्टिव करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये सब चीज़ें दूर की बातें, ये सब क्या काल्पनिक चीज़ें हैं अभी तक। जैसे अमेरिका के अंदर जब उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने बताया था कि ह्यूमन के जो ब्रेन है उसके बारे में और ज़्यादा डीप स्टडी की जाए। तो उस डीप स्टडी के बारे में अभी पूरा नतीजा सामने नहीं आया, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें दरअसल अभी तक क्या एक प्रकार से काल्पनिक ही मान सकते हैं, इनको मिथ्या ही मान सकते हैं। एग्जैक्टली इन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जैसे पुराने जो ग्रंथ है, पुराण है ना, जो रिलीजियस जो भी नोबेल बुक्स है उनके अंदर ऐसा लिखा हुआ मिला है। लेकिन अभी साइंस ने भी इसको प्रूफ नहीं किया, इसलिए अपन इन चीज़ों के बारे में नहीं बोल सकते। तो अपन ने सिर्फ इसके जो नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बात कर ली, और एक इसके पीछे जो चल रही बात है उसके बारे में अपन ने बात की। तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।